हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में या यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 90% कैसे स्कोर करें। क्योंकि हम जानते हैं कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं, बिल्कुल 3 महीना लगभग बचा हुआ है, क्योंकि नवंबर बीत गया, दिसंबर चल रहा है और फरवरी लास्ट या मार्च के पहले सप्ताह में एग्ज़ाम आरंभ हो जाते हैं। तो ऐसे में अब हमारे पास नया टॉपिक पढ़ने का समय नहीं है, केवल रिवाइज करने का समय है। तो अब हमें ये देखना है कि किस प्रकार से रिवाइज करें, किस प्रकार से पढ़ाई को जारी रखें कि हम अच्छा सा अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर आज हम चर्चा करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से अपनी स्टडी को जारी रखें। तो चलिए देख लेते हैं कि किन पॉइंटों पर हम चर्चा करते हैं। टॉपिक है इंटरमीडिएट में 90% कैसे स्कोर करें। पहला पॉइंट है कि कम से कम दिसंबर तक जो भी कोर्स है हमारा, जो हमें सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है, जैसे इंटरमीडिएट में 5 विषय होते हैं और हाई स्कूल में 6 विषय होते हैं, पूरा कंप्लीट कर डालना है, अर्थात एक बार पढ़ डालना है। अगर हम कोई सिलेबस छोड़ दिए हैं, नहीं पढ़े हैं या कोई टॉपिक हमारा छूट गया है, तो हम ये आशा न रखें कि हम 90% स्कोर कर सकते हैं। जैसे ये कहीं हेडिंग हमको देखने को मिलता है, अनेक वीडियोज़ देखने को मिलते हैं कि अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आप 3 महीने पढ़कर 90% स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कम से कम दिसंबर तक एक बार आपको पूरा सिलेबस ज़रूर स्टडी कर डालना है, तभी आप 3 महीने में रिवाइज करके अच्छे से स्टडी करके 90% स्कोर कर सकते हैं। 90% स्कोर करने के लिए एक बार स्टडी करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है, हमें पढ़ाई के लिए कम से कम 24 घंटे में 8 घंटे पढ़ाई की आदत डालनी होगी। 24 घंटे में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 8 घंटा पढ़ाई के लिए तो डाल ही लीजिए। अब इसमें समस्या ये होती है कि कुछ बच्चे सिलेबस तो ज़रूर कंप्लीट कर डालते हैं, लेकिन उनकी लगातार पढ़ाई करने की आदत नहीं होती है। और जब तक लगातार पढ़ाई करने की आदत आपकी नहीं होगी, तब तक आप परफेक्टली कोर्स को तैयार नहीं कर सकते। पढ़ाई में मन लगाने के हम कुछ टिप्स बता रहे हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। जैसे सीखने की मानसिकता रख कर पढ़ाई करें, बिना किसी दबाव के, तो आप रचनात्मक बन जाएंगे। हमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। हम एक मानसिकता रखें कि हमें सीखना है और इसका कुछ फ़ायदा हमें आगे चलकर मिल सकता है। दूसरा यह है कि मन लगाकर पढ़ने से आप कम समय में ज़्यादा पढ़ पाते हैं। ऐसा आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम पूर्णतया कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं, एकाग्रचित्त होकर पढ़ते हैं, तो कम समय में हम ज़्यादा तैयार कर पाते हैं। ध्यान से पढ़ने से नींद भी नहीं आती और हमारा मन नहीं भटकता, टॉपिक को जल्दी समझते हैं तथा पढ़ाई में रुचि बनी रहती है। इसलिए हमें पूर्ण एकाग्र होकर पढ़ने बैठना चाहिए और धीरे धीरे पढ़ाई की लिमिट को बढ़ाना चाहिए। जब तक हम बैठना नहीं सीखेंगे लगातार, तब तक हम अच्छा स्कोर कभी नहीं कर पाएंगे और सिलेबस को पूरी तरीके से कभी नहीं तैयार कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट हमें यही है कि पढ़ाई के लिए कम से कम 24 में से 8 घंटे तो ज़रूर ही निकालना चाहिए। अब हम दूसरा ये बताते हैं कि जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसके क्या कारण हैं। पहला यह है कि फोकस में कमी। जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उसमें फोकस में कमी होती है, फोकस में कमी। दूसरा यह है कि किसी विषय पर कमज़ोर पकड़ होना, अर्थात मान लीजिए कोई विषय हमको कम समझ में आता है, उस पर हमको उतना पकड़ नहीं है, या मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो फिजिक्स भी हमें कम समझ में आता है, तो ये भी एक कारण है कि हमें उबाऊ लगने लगता है। तो हमें उस कमजोरी को दूर करना है। जो अच्छे टीचर हों या जो उस विषय में अच्छा नॉलेज रखता हो, उससे हमें जो कठिन पॉइंट लग रहे हैं उसको क्लियर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है पढ़ाई मन ना लगने का, कि विषय में रुचि ना होना। अगर किसी विषय में हमें रुचि नहीं होता है तो भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जैसे इंटर में 5 विषय होते हैं, इंग्लिश और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, ऐसा विषय है जिसमें हमारी रुचि कम होती है। तो रुचि लगाने के लिए हमको बार बार उसको पढ़ना होगा। मन ना हो, इंटरेस्ट ना हो, तब भी कम से कम 1 घंटे कंसंट्रेट होकर उसे स्टडी करना होगा, तो ऑटोमेटिक हमारा मन उसमें लगने लगता है। जब हमें कोई पॉइंट समझ में आता है तो हमारा मन उसमें लगने लगता है।
अगला पॉइंट ये है पढ़ाई में मन न लगने का कि कोई लक्ष्य ना होना। जब हमें कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता है कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, या हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जब तक ये सब हमें नहीं मालूम होगा तब तक हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगला पॉइंट है ध्यान भटकाने वाली चीज़ें पास में होना। अगर अगल बगल कोई ऐसी चीज़ रखी हैं जो हमारा ध्यान भटका सकती हैं, मान लीजिए मोबाइल ही रखा हुआ, मोबाइल की लत तो बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग सकता। तो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें आसपास नहीं होनी चाहिए। और एक और पॉइंट है प्रेरणा की कमी। अगर कोई हमें प्रेरित करता है, ऐसा हम देखते हैं कि कभी कभी स्कूल में जाते हैं या किसी सक्सेसफुल आदमी से मिलते हैं तो हम प्रेरित हो जाते हैं कि ये पढ़ लिख कर आगे ऐसा कर पाया है तो हम भी मेहनत से पढ़ाई करें। तो जब हम प्रेरित होते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा मन काम में लगने लगता है, स्टडी में लगने लगता है और लगातार हम पढ़ाई की एक आदत बना लेते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है प्रेरणा की कमी, जिसके कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें सुधारने चाहिए और पढ़ाई करने के लिए आदत बनानी चाहिए। तो कम से कम 24 में से 8 घंटे तो हम ज़रूर ही पढ़ाई के लिए दें। इसके बाद हम कुछ इस पर चर्चा करते हैं कि पढ़ाई में मन लगाने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये हमारा सुझाव है कि पर डे कम से कम 15 मिनट ध्यान करें, दिमाग को हर ओर से हटाकर बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, एकाग्रचित होकर 15 मिनट के लिए बैठें। लक्ष्य ज़रूर बनाएं कि हर दिन हमें कितना पढ़ना है, हर महीने हमें कितना कंप्लीट करना है, या साल भर में क्या सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे जब इंटरमीडिएट का शुरुआती दौर है, अप्रैल है, जब सत्र स्टार्ट होता है, तो हमें ये लक्ष्य बना लेना है कि एक साल में कितना सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। क्योंकि अब तो समय बीत गया, दिसंबर लग गया है, तो जो बच्चे इंटरमीडिएट में हैं, फाइनल में हैं, उनके लिए केवल 3 महीने का समय है। तो जो टॉपिक छूट गया है मान लीजिए, तो उसको छोड़ दीजिए या हल्के से पढ़ लीजिए, लेकिन अब रिवाइज करने का समय है। इसलिए हमें लगातार टॉपिक को दोहराने में लग जाना चाहिए और उसे लिख लिख कर याद करने में लग जाना चाहिए। पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ज़रूर लें। ये नहीं कि लगातार हमें 8 घंटे बैठकर पढ़ना ही है। 40 मिनट 50 मिनट पढ़ने के बाद कम से कम 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर लें। और ध्यान भटकाने वाली चीज़ें, जैसे हमने बताया कि मोबाइल आपके अनुसार चलना चाहिए, ना कि आप मोबाइल के अनुसार। इसलिए जब कोई बहुत ज़रूरी चीज़ें हों उसे ही मोबाइल में देखें, नहीं तो मोबाइल को थोड़ा दूर रखें जो हमारी पहुंच में ना रहे। और अपनी पढ़ाई में फोकस ज़रूर बनाए रखें। इसके बाद अगर थकान लगता है तो पर्याप्त नींद भी लें, क्योंकि नींद लगी रहेगी तो पढ़ाई में आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। और अगला पॉइंट है कि अनुशासन में ज़रूर रहें। जैसे हमें कब खाना है, कब पीना है, और बेवजह बातें नहीं। जब पढ़ें तो पूर्णतया कंसंट्रेट होकर पढ़ें। इसके बाद तीसरा पॉइंट है अच्छी डाइट। अच्छी डाइट का मतलब अच्छा आहार। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। पढ़ने में चाहे कितना भी तेज हो, अगर आप खान पान पर ध्यान नहीं रखेंगे और महीने में 2-4 दिन भी बीमार हो गए तो सारा पढ़ाई चौपट हो जाएगा। अच्छी डाइट अगर लेते हैं तो मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं पड़ते हैं और लगातार पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। कितनी भी अच्छी तैयारी की हो, अगर एग्ज़ाम के समय में आप बीमार हो गए तो सारी पढ़ाई चौपट, सारी मेहनत चौपट। इसलिए हमें अच्छी डाइट पर विशेष ध्यान रखना है, अपने भोजन पर विशेष ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार का आहार लें ताकि हम बीमार ना पड़ें। सभी के माँ बाप सोचते हैं कि मेरे बच्चे दिन में 18 घंटे पढ़ें, और बच्चे भी सोचते हैं कि हाँ, हमें जब कोई काम नहीं दिया गया है, केवल पढ़ाई ही सौंपा गया है, तो कम से कम 18 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय तो पढ़ाई में लगाना ही चाहिए। लेकिन इतना समय पढ़ने के बाद भी अगर अच्छा नंबर नहीं आता है तो कौन जिम्मेदार है। इसलिए हमें ज़रूर उन पॉइंटों को याद रखना चाहिए कि किस हिसाब से हम वर्क करें कि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन मेहनत को यदि एक अच्छे तरीके से किया जाए, सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए, तो रिजल्ट भी हमको अच्छा मिलता है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उसी काम को एक विशेष ढंग से करते हैं। अगला पॉइंट है कि कौन सा समय पढ़ाई के लिए बेस्ट है।
अक्सर हमारे मन में ये बात ज़रूर आती है कि किस समय पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हमारे मस्तिष्क में टिका रहे। कई लोग देर रात तक पढ़ते रहते हैं, कई पूरे दिन पढ़ते हैं, शाम को सो जाते हैं। सबका अपना अपना नियम एवं तरीका है। जैसे भी आपको उचित लगे, जब आपको लग रहा हो कि नहीं इस समय हमारे समझ में आ रहा है, तो वही पढ़ाई के लिए उचित है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किया है, माना है कि सुबह का जब 4 बजे का समय होता है, 4 से 5 का, उस समय अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में ज़्यादा स्थायी रूप से बैठता है, क्योंकि उस समय बिल्कुल वातावरण शांत रहता है और मनोरम रहता है। इसलिए सुबह का समय ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि हम दिन में या रात में जिस समय भी पढ़ें समझ में आ रहा है, तो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अगला पॉइंट है सोशल मीडिया से दूरी। आज के समय में सोशल मीडिया पढ़ाई में डिस्टर्बिंग करने वाला सबसे बड़ा माध्यम है। हम लोगों को मोबाइल चलाने की लत हो जाती है, बिना किसी उद्देश्य के बस मोबाइल उठाए उसको चलाने लग गए। फेसबुक, व्हाट्सअप इस पर लगे रहते हैं। तो इससे हमें दूरी बनाना होगा, तभी हम पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दें, वर्ष 2020 का जो नीट परीक्षा हुआ था, उसमें 720 में से पूरे 720 लाने वाले एक विद्यार्थी से जब पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। आज के समय में क्या होता है कि बच्चे ने जन्म लिया और उसके माँ बाप उसके नाम से फेसबुक अकाउंट तुरंत खोल देते हैं। 5 साल 7 साल का बच्चा फेसबुक चलाता रहता है, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखता रहता है। जब बच्चे का ये हाल है तो 10वीं 12वीं क्लास के बड़े विद्यार्थी का क्या हाल होगा। इसलिए हमें अपनी आदत बनाना चाहिए कि जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहें, तभी किताबों में हमारा मन लगेगा और हम अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। कई लोग तो मोबाइल से अपने दिन की शुरुआत ही करते हैं और मोबाइल पर ही दिन खत्म हो जाता है। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, ना जाने क्या क्या सोशल मीडिया प्लेटफार्म उनके लिए उपलब्ध हैं। इस सोशल मीडिया ने पढ़ाई को तो बिल्कुल चौपट ही कर दिया है। अगर एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो प्रति मिनट 3 करोड़ से ज़्यादा मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। एक बार मोबाइल हाथ में आ गया तो फिर मिनट, घंटा क्या पूरा दिन ही निकल जाता है, पता नहीं चलता कि समय कहाँ गया। इसलिए अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करना है, तो अच्छा नंबर लाकर परीक्षा पास करना है, तो कसम खा लीजिए कि मैं सोशल मीडिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर बहुत आवश्यक है तो करें, लेकिन जब पढ़ाई करें तो बिल्कुल मोबाइल को दूर कर दें और इतनी दूर रखें कि वो आपकी पहुंच में ना रहे, क्योंकि बीच बीच में आने वाला मैसेज भी आपको पढ़ाई से ध्यान भटकाता रहेगा। कि कोई मैसेज आए तो आपके मन में ज़रूर रहेगा कि कोई अच्छा मैसेज तो नहीं आया, पढ़ने लायक है कि नहीं, इसलिए उसको दूर ही रखें। किसी का फ़ोन आए तो उसको भी साइलेंट पे लगा के रखें। पढ़ाई के लिए मन को शांत करना बहुत आवश्यक है। अगर बीच में डिस्टर्बिंग हुई तो आपका मन डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए पढ़ाई के वक्त बिल्कुल मोबाइल से दूर रहें। अगला पॉइंट जो ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक विषय का कंप्लीट एवं इनकम्प्लीट चैप्टर जरूर लिखकर रख लें। हमने कितना तैयार कर लिया है और क्या तैयार करना बाकी है, इसका डाटा आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तभी हम अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे गणित जैसा कठिन विषय हो या हिंदी जैसा आसान, प्रत्येक विषय में कुछ चैप्टर ज़रूर होंगे जो आपने कंप्लीट कर लिया है, यानी पूरी तरह समझ चुके हैं, उत्तर भी आपको याद हो चुका है। और उसी प्रकार जो चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें आपने नज़रअंदाज कर दिया है, अभी याद नहीं किया है, तो उसका डाटा बना लें कि क्या तैयार है और क्या नहीं तैयार है। जो चैप्टर नहीं तैयार हैं उसको रटने में लग जाइए और अच्छी तरीके से तैयार करने में लग जाइए। उस पर आपको ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी आपको तैयार नहीं है। अगला पॉइंट जो हमें याद रखना है, मिक्स पढ़ाई करें। मिक्स मतलब मिक्सचर, अर्थात विषय को बदल बदल कर हमें पढ़ाई करना चाहिए। अगर हम लगातार 4 घंटे पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी दिमाग के अंदर नहीं जा रहा है, फिर भी रटने में लगे हुए हैं, सब ऊपर ऊपर से निकल रहा है, फिर भी पढ़ते जा रहे हैं, 4 घंटे से लगातार लिखते जा रहे हैं, लिखावट सुंदर नहीं है, खुद पढ़ने में नहीं आ रहा है, फिर भी हम लिखते जा रहे हैं, ऐसा पढ़ाई हमें नहीं करना है। ऐसे पढ़ाई से तो अच्छा है कि पढ़ाई ही ना करें। पढ़ने का तरीका है मिक्स पढ़ाई करो। जैसे 1 घंटा किसी चीज़ को पढ़े हैं या याद किया, तो अगले घंटे उसको बदल दीजिए, या लिखने का काम ले लो,
जैसे 1 घंटा हमने मैथ पढ़ा तो उसके 1 घंटा बाद साइंस पढ़ें, साइंस पढ़ने के 1 घंटा बाद हिंदी का कोई कहानी ही पढ़ डालें या कोई साहित्य का पाठ पढ़ डालें। हिंदी पढ़ने के बाद मान लीजिए सोशल साइंस का कोई प्रश्न उत्तर लिख डालें या अदर कोई सब्जेक्ट हो तो उसको पढ़ डालें। इस प्रकार समय का सदुपयोग करें, पढ़ाई को बदलते रहो, कभी लिखो कभी याद करो। तो इस प्रकार से आपकी रुचि लगातार बनी रहेगी और आप लगातार पढ़ते रहेंगे, आपको बोरियत नहीं होगी। अगला पॉइंट है पिछले सालों के प्रश्नों का अध्ययन करें। इस पॉइंट को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता लग जाए कि पिछले कई सालों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। चाहे आप किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी जैसे एसएससी सीजीएल, बैंक, रेलवे, एनडीए या नेवी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो पिछले साल का क्वेश्चन बैंक ज़रूर हमें देखना चाहिए कि अधिकांश प्रश्न किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। जब भी क्वेश्चन बैंक का हम प्रैक्टिस करें तो कम से कम समय का ध्यान रखें कि परीक्षा के लिए जो समय दिया जा रहा है उतने ही समय में या उससे अंदर हम प्रश्नों को हल कर डालें। ये आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा कि अगर हमने समय के अंदर प्रश्न नहीं हल किए, 2 घंटे का पेपर है, हम 4 घंटे हर कर लगा रहे हैं समय या 3 घंटे समय लगा रहे हैं, तो हम ये देखें कि दिए गए समय से कुछ समय कम में ही हल करने का प्रयास करें। बार बार प्रैक्टिस करने से आपका समय बच जाएगा, फिर एग्ज़ाम में उतना समय नहीं लगेगा और आप एक स्पीड से प्रश्नों का उत्तर देते चले जाएंगे, क्योंकि कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही हमें पूर्ण बनाता है। अगला पॉइंट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को लिखें। ये याद करने का एक तरीका है, विशेष रूप से इंग्लिश या जो थोड़ा बोरियत वाले सब्जेक्ट हैं जैसे केमिस्ट्री हुआ या अदर कोई सब्जेक्ट हुआ या हिंदी का हुआ, तो इसमें हमें पहले लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को ज़्यादा ध्यान देना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को लिखकर याद करना है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो शार्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे वो सब हमें स्वतः ही याद हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को याद करने का मतलब है कि ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन आपको याद हो गया। इसके बाद अगर उसमें से कोई छोटा प्रश्न पूछा जाता है तो वो भी आप आसानी से लिख लेंगे। अगला पॉइंट है लेखक और महत्वपूर्ण तारीखें ज़रूर याद रखें। तो ये विशेष रूप से हिंदी के लिए है कि अगर हिंदी में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका लेखक कौन है या कवि कौन है, और महत्वपूर्ण तारीख याद कर लें कि किस डेट को, जैसे जीवन परिचय याद कर रहे हैं तो इसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, माता पिता का क्या नाम था, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ। तो ये सब मेन पॉइंट हैं, इनको ज़रूर याद रखें। बीच का मैटर भले ही कुछ भूल जाएं, लेकिन जो मुख्य पॉइंट है उसको ज़रूर याद रखें। इसी प्रकार जैसे हाई स्कूल में सोशल साइंस वाले बच्चे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी जो मेन पॉइंट है तारीख वाला या किसी का नाम या किसी जगह का नाम, तो उसे भी हमें अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला पॉइंट जिस पर हमें ध्यान देना है वो है लिखावट पर ध्यान दें। हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने में सबसे ज़्यादा योगदान इसी का है। सुंदर लिखावट होना चाहिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें तो लिखावट का महत्व नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, केवल हमें टिक लगाना है या गोले को काला करना रहता है। लेकिन जो बोर्ड परीक्षा है जिसमें हमें लिखना होता है, इसमें लिखावट बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि सुंदर लिखावट देखकर टीचर ज़रूर खुश हो जाते हैं। तो अगर हमने कुछ मैटर छोड़ भी दिया है या कुछ भूल भी गए हैं लिखने के लिए, तो भी हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी यही चाहता है कि टीचर को खुश कर दे, लेकिन खुश तभी कर पाएगा जब उसकी राइटिंग अच्छी होगी। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें अपनी राइटिंग सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। अगले पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग से बचें। ओवर थिंकिंग का मतलब एक्स्ट्रा ना सोचें। कई विद्यार्थी परीक्षा से पहले ही चिंता में डूब जाते हैं कि पेपर का क्या होगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, फेल हो जाऊंगा। तो ये सब विचार बिल्कुल मन से निकाल दें। आप कभी भी चिंता मत करो। चिंता की जगह चिंतन जरूर करो कि किस हिसाब से हमें मेहनत करना है, किस हिसाब से हमें तैयार करना है कि हमें अच्छे मार्क्स मिल सकें। ओवर थिंकिंग करने से हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा नष्ट हो जाती है और हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। इसके साथ ही ओवर से अनेक तरह के विपरीत प्रभाव हमारे स्वास्थ्य,
मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि ओवर थिंकिंग से दूर ही रहें, क्योंकि ओवर थिंकिंग से कुछ होने वाला नहीं है। केवल अपना ध्यान पूरी तरीके से पढ़ाई पर लगाएं। अगला मुख्य पॉइंट है कि डायग्राम को न भूलें। यदि आप 10वीं 12वीं क्लास में हो, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कम से कम ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिस प्रश्न के उत्तर में डायग्राम जरूरी है, चित्र बनाना जरूरी है, तो उसको ना भूलें। चित्र बनाने से ये होता है कि आंसर पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है और फिर बिना आंसर पढ़े ही एग्जामिनर आपको नंबर दे देता है। और यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी डायग्राम बहुत ज़रूरी, क्योंकि डायग्राम से बड़े बड़े टॉपिक हमको शॉर्ट में ही याद हो जाते हैं। जैसे मैप, यदि हम मैप को अक्सर देखते रहते हैं तो काफ़ी भूगोल के विषय में जानकारी हमको हो जाती है। इसलिए डायग्राम हर विषय में बनाएं और डायग्राम के माध्यम से ही पढ़ाई करने की कोशिश करें, तो इससे आपके मन में स्थायी रूप से बैठेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने आप लोगों को बताया। इस पॉइंट पे अच्छे से ध्यान देना और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना। और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है इसका फॉलो आप लोग ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।